फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MG आयुर्वेदा। आज हम SKT यानी कि शालक के तंत्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशाय उसके मॉडर्न के बारे में बात करेंगे, यानी कि राइनाइटिस। तो राइनाइटिस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिशाय के फॉर्म में आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम्स में, और ये 15 मार्क्स या 20 मार्क्स में आ सकता है। तो जब अगर प्रतिशाय आप लोगों को पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उसका आयुर्वेदिक पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, परिभाषा, चिकित्सा, लक्षण, संप्राप्ति, निदान, ये सब। उसके बाद मॉडर्न कोरिलेशन डाल के राइनाइटिस लिखेंगे। तो राइनाइटिस में बहुत सारे राइनाइटिस के टाइप्स आते हैं, जैसे डिप्थेरिया, कॉमन कोल्ड, एट्रोफिक राइनाइटिस, वेजोमोटर राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का। लेकिन इसमें अगर बहुत ज़्यादा आपको मतलब आयुर्वेदिक कंटेंट नहीं आ रहा है और आपको फिर मॉडर्न कंटेंट लिखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप ऑलमोस्ट सब लिख सकते हैं। नहीं तो आपको मैं सारे राइनाइटिस के मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स होते हैं वो पढ़ा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर या 10 नंबर में भी अकेले अकेले सिंपल एक टाइप पूछ लिया जाता है। जैसे डिप्थेरिया बता दीजिए आप 5 नंबर में, कॉमन कोल्ड राइनाइटिस बता दीजिए 5 नंबर में, राइनाइटिस सिक्का बता दीजिए 5 नंबर में। तो उस हिसाब से मैं आपको अलग अलग टॉपिक भी पढ़ा दे रही हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से 15 मार्क्स के हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइनाइटिस से। सबसे पहले राइनाइटिस की डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड राइनाइटिस। इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में आएगा एक्यूट और क्रॉनिक, और नॉन इन्फेक्टिव में आएगा एलर्जिक और वेजोमोटर। देन एक्यूट में अगेन 2 टाइप का होता है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में डिप्थेरिया और नॉन स्पेसिफिक में कॉमन कोल्ड। देन क्रॉनिक जो यहाँ पे था, क्रॉनिक वाला, इन्फेक्टिव में क्रॉनिक, उसका अगेन 2 टाइप होता है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी डिजीजेज आती हैं, सिफिलिस, लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस, राइनोस्पोरिडियोसिस, राइनोसार्कोमा, फंगल। देन नॉन स्पेसिफिक में एट्रोपिक राइनाइटिस, सिंपल क्रॉनिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस, ग्रेन्युलोमैटस राइनाइटिस। अगर इसमें क्रॉनिक में आप लोगों को बहुत सारे नाम याद नहीं हो रहे हैं तो 2 या 3 नाम भी आप लोग याद कर लेंगे, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में 2-3 तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द टॉपिक कॉल्ड डिप्थेरिया राइनाइटिस और नेजल डिप्थेरिया। सबसे पहले इसमें ये जो आपको दिख रहा है इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्यूट स्पेसिफिक राइनाइटिस, तो ये क्लासिफिकेशन से लिया गया है। क्लासिफिकेशन में ये इन्फेक्टिव का है, इन्फेक्टिव में भी एक्यूट का है और एक्यूट में भी स्पेसिफिक राइनाइटिस है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बात की जा रही है वो है कुराइनोबैक्टीरियम। इसमें एज में ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन में बात की जा रही है प्राइमरी और सेकेंडरी की। तो प्राइमरी का मतलब होता है इसमें पहले नोज़ इफेक्ट होती है और सेकेंडरी में बाद में नोज़ इफेक्ट होती है। देन हम आगे बढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे कि इसमें ब्लड स्टेन वाटरी राइनोरिया मिलता है। इसके नियर नेज़ल वेस्टिब्यूल शो इन्फ्लेमेशन, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जाहिर सी बात है आपको जुकाम होगा तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। उसके अलावा नेज़ल ब्लीडिंग भी होगी जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। और ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन सीन इन टर्बिनेट और नेज़ल सेप्टम। उसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एंड ब्लीड ऑन रिमूवल, सॉरी इधर होगा ये, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव, इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा रिमूव के, इधर आएगा आप क्रस्ट ऐड कर लीजिएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव क्रस्ट एंड ब्लीड ऑन रिमूवल। क्रस्ट का मतलब होता है कि जैसे जब नोज़ी होती है आपकी तो नोज़ी सूख कर एक लेयर सी फॉर्म कर लेती है ना, तो उसको बोलते हैं क्रस्ट। देन सिम्टम्स और साइन, तो आप लोगों को पता है सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। सिम्टम्स का मतलब जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है, एंड साइंस का मतलब होता है जो कि डॉक्टर खुद पेशेंट में देखता है। तो सिम्टम्स इसमें 2 हैं, फीवर एंड मलेज। तो मलेज का मतलब बेचैनी होता है। थ्रोट एग्जामिनेशन में डॉक्टर क्या फाइंड करेगा? टू रूल आउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉन्सिल और फेरिंग्स। देन इन्वेस्टिगेशन, स्वैप कल्चर इसका इन्वेस्टिगेशन है। स्वैप कल्चर में हमें डिप्थेरिया बैसिलाई मिलेगा। ट्रीटमेंट में एंटीटॉक्सिन चलाएंगे, पेनिसिलिन चलाएंगे, इंजेक्शन एम्पिसिलिन चलाएंगे। उसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ एंटीटॉक्सिन। अगर आपको इन सब की डोजेज़ याद नहीं रहती हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं डोज याद करने के लिए, इससे मैंने यहाँ पे इन सब की डोजेज़ भी मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोराइज़ा या कॉमन कोल्ड।
कॉमन कोल्ड कोराइज आप लोग जानते हैं, जैसे कि जो ज़ुकाम आप लोग को अक्सर होता है उससे ही बोलते हैं। इसका डेफिनेशन वही क्लासिफिकेशन से हम लेंगे। ये इन्फेक्टिव फॉर्म है, इन्फेक्टिव में भी एक्यूट और एक्यूट में भी नॉन स्पेसिफिक राइनाइटिस। देन ऑर्गेनिज्म में वायरस में होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और वायरस में भी क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, ये सब स्प्रेड्स बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट भी हम कह सकते हैं। देन पैथोलॉजी में है वायरल इन्फेक्शन ऑफ नेजल म्यूकोसा। तो सबसे पहले इसकी पैथोलॉजी में सबसे पहले पेशेंट को हुआ इन्फेक्शन के बाद हुआ उसको हाइपरीमिया ऑफ जनरल म्यूकोसा। हाइपरीमिया का मतलब क्या होता है, हाइपरीमिया का मतलब होता है कि हाइपरीमिया का मतलब होता है जैसे कि रेडनेस, ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फिल होता रहता है तो उसकी वजह से रेडनेस आती है, उसको बोलते हैं हाइपरीमिया। उसके बाद जब आपको इन्फेक्शन हुआ, देन देखिए जब आपको सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद आपकी नोज़ थोड़ी रेड हो जाती है, तो उससे आप याद करिए हाइपरीमिया। उसके बाद आपको नोज़ बहने लगती है ना। फिर उसको कैसे बहती है, वो सिक्रीटरी ग्लैंड की वजह से बहती है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड और गॉबलेट सेल। उसके बाद जब सिक्रीटरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा तो प्रोफ्यूज सिक्रीशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा साइनोसाइटिस। देन यूस्टेशियन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होगा, देन ASOM, देन CSOM। अब ये होता है ना कि जब हमें ज़ुकाम होता है तो बहुत दिनों तक ज़ुकाम रहता है तो कान में भी दर्द होने लगता है, ओटैल्जिया देखने को मिलता है। ओटैल्जिया मतलब पेन इन ईयर, तो उसमें यूस्टेशियन ट्यूब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर्स को हम 4 स्टेज में डिवाइड करेंगे, इश्केमिक स्टेज, हाइपरेमिक स्टेज, स्टेज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन और स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। सबसे पहले इश्केमिक स्टेज में क्या होता है, इश्केमिक स्टेज का मतलब होता है जो कि आपको स्टार्टिंग में ज़ुकाम होने से पहले सिम्टम्स मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें लगता है जैसे नाक में कुछ है, खुजली सी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेंसेशन। उसके बाद हमारी नाक ड्राई सी लगती है, छींकें आती हैं, तो इरिटेशन एंड ड्राइनेस ऑफ नोज एंड स्नीजिंग अटैक, और बेचैनी होती है जिससे हम बोलेंगे मलेज विद चिल। हाइपरीमिक स्टेज में क्या होगा, हाइपरीमिया ऑफ नेजल म्यूकोसा, प्रोफ्यूज वाटरी राइनोरिया, ब्लॉकेज ऑफ नोज, कंजेस्टिव नेजल म्यूकोसा, एनोस्मिया, फीवर, मलेज विद चिल्स एंड ओटैल्जिया। अब देखिए ये वाले जो सिम्टम्स हैं ना, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये आप एज इट इज़ स्टेज नंबर 3 और 4 में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में भूल गए हैं, आपको सिम्टम्स अंदर के याद नहीं आ रहे हैं, वैसे तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि आप भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही जनरल सिम्टम्स है, आप लोग सोच के भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर बाई चांस ऐसा है तो आप ये सिम्टम्स कॉमन याद कर लीजिए। ये आप सेकंड में भी लिख सकते हैं, थर्ड में भी लिख सकते हैं, फोर्थ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद तो हाइपरीमिक में आप लोग ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले हमारी नाक बही, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोफ्यूज वाटरी राइनोरिया। फिर हमारी नाक ब्लॉक होने के बाद कंजेशन फील हुआ। ब्लॉक कैसे होती है, कंजेशन क्या होता है, इकट्ठा होना ना किसी भी चीज़ का, तो वही ब्लॉकेज हुआ, कंजेशन। फिर उसके बाद आपको स्मेल आना बंद हो गई, स्मेल आने बंद होने को बोलते हैं एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल, मतलब आपको फीवर आया, बेचैनी होने लगी, चिल्स, ओटैल्जिया इज पेन इन ईयर। देन थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसमें येलोइश और डिस्चार्ज येलोइश और ग्रीनिश हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है। देन अगेन सेम सिम्टम्स आर रिपीटेड, फीवर, चिल्स, मलेज, हेडेक, ओटैल्जिया, कंजेस्टेड नेजल म्यूकोसा। स्टेज नंबर 4 इज स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब आपका ज़ुकाम ठीक होने वाली स्टेज में, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस अकर्स विद इन 6 to 10 ईयर्स। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस याद रखिए थोड़े, ASOM, CSOM, साइनोसाइटिस, या आप पैथोलॉजी में से रूल आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम याद रखेंगे इसका, देखिए सिम्टम्स को देखकर ट्रीटमेंट दीजिए। अब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ना, वायरल इन्फेक्शन जो होता है, वायरल इन्फेक्शन था, तो उसको उसकी वजह से आगे उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम देंगे उसको एंटीबायोटिक, यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है
पहली बार जो इन्फेक्शन होता है। सेकेंडरी होता है जो कि प्राइमरी कॉज की वजह, जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से बाद में इन्फेक्शन होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। फिर आपकी नाक ब्लॉक थी तो उसको खोलने के लिए हमने क्या दिया, डीकंजेस्टेंट। आपको हेडेक, ओटेल्जिया वगैरह हो रहा था, पेन हो रहा था, तो पेन को रिलीफ करने के लिए दिया एनाल्जेसिक। फीवर था तो एंटीपायरेटिक, देन एंटीहिस्टामिन, then vitamin C. Vitamin C is to boost up your immunity to fight against the viral infection or bacterial infection, which is known as secondary infection. Then steam inhalation and then rest. नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे एट्रोफिक राइनाइटिस। तो एट्रोफिक राइनाइटिस से पहले चलिए पहले एट्रोफिक राइनाइटिस के बारे में जानते हैं। टर्बिनेट्स एक टर्म आएगा आपको, तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम अटैच कर रखा है, तो जब वो टर्म आएगा तब मैं आपको इस डायग्राम के बारे में बताऊँगी। तो एट्रोफिक राइनाइटिस सबसे पहले क्या होता है, एट्रोफिक राइनाइटिस को हम आयुर्वेदा में अपीनस बोलते हैं। अगर अपीनस 5 नंबर में आता है तो आप अपीनस लिखोगे और उसके साथ साथ एट्रोफिक राइनाइटिस भी डाल दोगे। एट्रोफिक राइनाइटिस क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ नेजल म्यूकोसा विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है नेजल म्यूकोसा की। राइनाइटिस नॉर्मली क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, तो ये वही बोल रहे हैं कि ये क्या है, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन है, जो कि कैसे नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन तो राइनाइटिस है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये प्रोग्रेसिव एट्रॉफी ऑफ म्यूकोसा और टर्बिनेट्स, इसमें एट्रॉफी होती है। एट्रॉफी मतलब डिजेनरेशन होता है, मतलब कि वो उस जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका धीरे धीरे करके डिजेनरेशन होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव एट्रॉफी ऑफ म्यूकोसा एंड टर्बिनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट एंड फाउल स्मेल फ्रॉम नोज। देखिए ये दो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आप कुछ याद रखिए मत रखिए, ये याद रखिए कि एट्रॉफिक राइनाइटिस, वैसे तो नाम ही आपको बता रहा है कि एट्रॉफिक का मतलब होता है एट्रॉफी ऑफ म्यूकोसा एंड टर्बिनेट्स, एंड राइनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। दूसरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट और फाउल स्मेल फ्रॉम नोज। देन इसके टाइप्स, दो तरीके से इसके क्लासिफिकेशन है, पहला है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, दूसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन इसकी इटियोलॉजी पे आएंगे। इटियोलॉजी में इसकी एक होती है प्राइमरी इटियोलॉजी, एक होती है सेकेंडरी इटियोलॉजी। तो प्राइमरी इटियोलॉजी का एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, बट इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब इनकी वजह से हो सकता है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। प्यूबर्टी, मेनार्क, मेनोपॉज, अननरिश पर्सन, विटामिन ए डेफिशिएंसी, यहाँ पे मैंने सारे कॉजेज़ नोट करने की कोशिश की है, आप 2-3 याद रखिएगा बस, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद सेकेंडरी में क्या होगा, इसका सेकेंडरी कॉजेज़ है इसका डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या होता है, जैसे कि ये नाक है तो यहाँ पे ये नेजल बोन होती है, नेजल सेप्टम होता है, ये दो नेजल कैविटी को जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। देन रूमी नेजल कैविटी, तो इसका नेजल सेप्टम का डेविएशन हो जाता है, मतलब कि ये स्ट्रेट ना होके ऐसे डेविएटेड हो जाएगा, और ये नेजल कैविटी है, ठीक है। उसके बाद रूमी नेजल कैविटी। रूमी नेजल कैविटी क्या होता है, रूमी नेजल कैविटी का मतलब होता है कि जो यहाँ पे आपकी जैसे कि मतलब नेजल कैविटी का एक इजी लैंग्वेज में समझिए कि नेजल कैविटी का नेजल कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाना, उससे बोलते हैं रूमी नेजल कैविटी। फिर तीसरा है क्रॉनिक स्पेसिफिक इन्फेक्शन, उसमें सिफिलिस, लेप्रोसी आ जाएगा, क्रॉनिक साइनसाइटिस, ये इसके सेकेंडरी कॉजेज में आ जाता है, सॉरी। देन उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे, हाँ तो सॉरी, इधर आप लोग टर्बिनेट्स से क्या समझते हैं। टर्बिनेट्स 3 तरीके के होते हैं, मिडिल टर्बिनेट, इन्फीरियर टर्बिनेट और सुपीरियर टर्बिनेट। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सुपीरियर टर्बिनेट ये वाला है, मिडिल टर्बिनेट ये वाला है, और इन्फीरियर टर्बिनेट ये वाला है। उसके बाद तो ये जो टर्बिनेट्स हैं इनकी एट्रॉफी हो जाती है। तो अब जब ये टर्बिनेट्स, अब देखिए ये जो टर्बिनेट्स हैं तो इसकी वजह से ये जो नेज़ल कैविटी है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब जब इनकी एट्रॉफी हो जाएगी, ये सारे टर्बिनेट्स गायब हो जाएंगे यहाँ से, तो ये बहुत बड़ी सी नेज़ल कैविटी बन गई ना, तो ये हो गई ना रूमी नेज़ल कैविटी, तो वही यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने डायग्राम अटैच किया था जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, सॉरी गाइस। तो ये आपका टर्बिनेट्स का डायग्राम है। देन अब हम आगे बढ़ेंगे।
इसकी पैथोलॉजी में क्या होता है, म्यूकोसा अंडरगो एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया टू क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि म्यूकोसा अंडरगो एट्रोफी। उसके बाद क्या होता है, सीलिया एंड सिक्रीटरी ग्लैंड्स अंडरगो एट्रोफी। सबसे पहले म्यूकोसा के अंडर एट्रोफी होती है। देन म्यूकोसा को क्या सप्लाई करता है, सिक्रीटरी ग्लैंड और सीलिया मतलब वहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। उसके बाद फिर उसकी एट्रोफी होती है। जब अब सिक्रीटरी ग्लैंड की एट्रोफी हो गई तो जो वो सिक्रीशन वो करता था, फॉर्म करता था, तो वो सिक्रीशन नहीं फॉर्म होंगे, तो वो क्या होगा, सिक्रीशन ड्राई हो जाएगा। सिक्रीशन ड्राई टू फॉर्म क्रस्ट विच में ब्लीड ऑन रिमूवल। अब आप किसी भी चीज़ को खुरचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग होती है ना। जैसे मान लीजिए आप एक तरीके से वूंड हो गया आपके, तो जब आपकी चोट लगती है तो आप खुरंट बन जाते हैं। तो आप जब खुरंट को खुरचते हैं तो आपको ब्लीडिंग होती है। तो आप ऐसे याद रखिए कि सिक्रीशन ड्राई टू फॉर्म क्रस्ट विच में ब्लीड ऑन रिमूवल। उसके बाद क्या होगा, टर्बिनेट्स की एट्रोफी होगी। टर्बिनेट्स की एट्रोफी के बाद सेंसरी नर्व की एट्रोफी होगी। देन पेशेंट में कंप्लेन ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, या ऐसा फील होता है कि मेरी नाक में जैसे हवा पास नहीं हो रही है। देन ऑल्फैक्टरी नर्व की एट्रोफी होगी। अब राइनाइटिस में अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेटली लॉस ऑफ स्मेल यानी एनॉस्मिया देखने को मिलता है। एनॉस्मिया कब देखने को मिलेगा, जब ऑल्फैक्टरी नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो जब उसकी एट्रोफी होगी तभी हमें एनॉस्मिया देखने को मिलेगा। देन क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स में हम नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, क्रस्ट देखेंगे नोज़ में, फाउल स्मेल जो कि इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एनॉस्मिया, एपिस्टेक्सिस, हेडेक एंड ड्राइनेस ऑफ नोज एंड थ्रोट। देन अगेन साइंस में एंटीरियर राइनोस्कोपी कराएंगे और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मोस्टली इजीली हो जाती है। एंटीरियर राइनोस्कोपी में क्या देखेंगे, ब्रिज ऑफ नोज में भी डिप्रेस ड्यू टू एट्रोफी ऑफ सेप्टल एंड नेजल बोन। यहाँ पे डेविएटेड सेप्टम देखने को मिला था ना, तो ये जो नेजल ब्रिज है ये डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी इज रूमी, म्यूकोसा इज पेल शाइनी ड्राई एंड एट्रोफिक, क्रस्ट आर सीन, टर्बिनेट्स आर एट्रोफिड, नॉर्मल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स आर नॉट सीन। मतलब जो कि एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होंगे जो कि यही टर्बिनेट्स वगैरह ये सब नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका डिजेनरेशन हो चुका होगा ना। देन अब आएंगे हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे। वहाँ पे क्या होगा, मिलेगा हमें, यहाँ पे क्रस्ट मिलेगा और ड्राई म्यूकोसा मिलेगा। डिमनेस सेंसेशन ऑफ म्यूकोसा ड्यू टू एट्रोफी ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग। मतलब यहाँ पे एट्रोफी ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग मिलेगी, क्रस्ट मिलेगा और ड्राई म्यूकोसा मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे हम नेजल स्मेयर कराते हैं, बायोप्सी, एक्सरे, VDRL, एक्सरे चेस्ट। देन ट्रीटमेंट दो तरीके का होता है, मेडिकल और सर्जिकल। सर्जिकल में यंग्स ऑपरेशन होता है, यंग्स के आगे आप मॉडिफाइड लगा दीजिए तो दूसरा होगा मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन। और थर्ड प्रोसीजर है नैरोइंग ऑफ नेजल कैविटी। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब इसमें ये होता है, मेनली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस यहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें पेशेंट को कहना होता है। तो हाइजीन मेंटेन कैसे होती है, पहला होता है नेज़ल इरिगेशन, रिमूवल ऑफ क्रस्ट। नेज़ल इरिगेशन मतलब नाक को साफ़ करने के लिए इरिगेट कराएंगे, मतलब वहाँ पे पानी से इरिगेशन कराएंगे उसका। 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन, लोकल एंटीबायोटिक, स्ट्रेडियोल स्प्रे, सिस्टमिक यूज़ ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे, सिंपल क्रॉनिक राइनाइटिस। ये मोस्टली नहीं पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ लेंगे आपसे बहुत से बहुत, 5 नंबर में मुश्किल से आता है। तो ये सिंपल इसलिए मैंने उसी तरीके से आपको शॉर्ट में ही बताया है। तो इसका कॉज में है स्मोकिंग, अल्कोहल और साइनसाइटिस। सिम्टम्स में इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि राइनाइटिस में मिलते हैं, बस मेन इसमें म्यूकोपुरुलाइन डिस्चार्ज है। साइंस में हाइपरीमिक म्यूकोसा विद इडीमा, पोस्ट नेजल ड्रिप एंड म्यूकोपुरुलाइन सिक्रीशन। ट्रीटमेंट में आएगा इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को ट्रीट करना है, स्मोकिंग अल्कोहल को स्टॉप करना है, अल्कलाइन नेजल टचिंग, एंटीबायोटिक एंड एनसेड्स। ये मोस्टली आपको 2 नंबर में पूछा जाता है एंड मोस्टली पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए इसका मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया। देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे राइनाइटिस सिक्का, जो कि नासा परिशोष इसका आयुर्वेदिक मॉडर्न कोरिलेशन है और इसके फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप मॉडर्न के कोरिलेशन में राइनाइटिस सिक्का का जिक्र करेंगे।
इसकी डेफिनेशन है डिजीज़ ऑफ नोज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड क्रस्टिंग अफेक्टिंग ओनली द एंटीरियर पोर्शन ऑफ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी का इसमें सबसे ज़्यादा एंटीरियर पोर्शन अफेक्ट होगा, उसमें भी क्या होगा, ड्राइनेस और क्रस्टिंग होगी। कॉजेज़ इसमें क्या होगा, अब ड्राइनेस हॉट और ड्राई और डस्टी इन्वायरमेंट में ही होता है, तो वही इसका कॉज है। एंड मोस्टली ये उन लोगों को होता है जो कि रबर फैक्ट्री में काम करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आएगा इसका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल इरिटेशन एंड एपिस्टेक्सिस। साइन में आएगा इसका अल्सरेशन। ट्रीटमेंट में अल्कलाइन नेज़ल टचिंग, लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन एंड चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। देन उसके बाद एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस का आयुर्वेदिक कोरिलेशन छवतु या भ्रंशतु है। छवतु एक्यूट क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है और भ्रंशतु क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है। देन इसका जो डेफिनेशन है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा ड्यू टू एलर्जिक इटियोलॉजी। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में आएगा डस्ट, पॉलन, स्मोक, एनिमल फेदर्स। एलर्जी टू इंडाइजेस्टेंट, मतलब जो आप अगर कोई चीज़ खा लेते हैं उससे आपको एलर्जी है, तो उसमें आएगा एग, फिश, प्रॉन, नट, पाइनएप्पल। ड्रग्स में एलर्जी में आएगी ड्रग्स, एस्पिरिन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स। इन्फेक्शंस में आएगा बैक्टीरियल एलर्जन, टिश्यू, प्रोटीन इन बॉडी फ्लूइड, इंटेस्टाइनल हेलमिंथिस। देन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में इन्वायरमेंटल, सीजनल, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशंस, इमोशनल, साइकोलॉजी, हार्मोनल चेंज, प्यूबर्टी, मेनोपॉज और हेरिडिटरी। पैथोलॉजी में इसमें आएगा सबसे पहले एलर्जन से आपका इंट्रोडक्शन होता है। एलर्जन जब आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो एंटीबॉडी रिलीज़ होती है, हिस्टामिन रिलीज़ होता है, हिस्टामिन लाइक सब्सटेंस रिलीज़ होगा। देन वो इम्यून एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। देन इडीमा होगा सबम्यूकोसल टिश्यू बाय एलर्जिक फ्लूइड से। देन इन्फ्लामेशन होगा इओसाइनोफिल प्लाज्मा सेल्स का। उसके बाद वैसोडाइलेशन होगा। देन एनगॉर्जमेंट ऑफ इन्फीरियर टर्बिनेट्स एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड। यहाँ पे इन्फीरियर टर्बिनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है और सिक्रीटरी ग्लैंड का। देन सिम्टम्स में नॉर्मल सिम्टम्स है नेज़ल इरिटेशन, स्नीजिंग, रनिंग नोज, रेडनेस ऑफ आई, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। साइंस में म्यूकोसा पेल इडिमेटस मिलेगा विद वाटरी नेज़ल सिक्रीशन, कंजेस्टेड आई मिलेगी, वाटरिंग मिलेगा, ओटैल्जिया एंड अस्थमा। इन्वेस्टिगेशन में आप लोग CBC, नेज़ल स्मेयर, स्टूल टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट में अवॉइड एलर्जी, एंटी हिस्टामिन चलाएंगे एंड डीकंजेस्टेंट। देन नासा परिस्राव, इट इज़ कॉल्ड वैसोमोटर राइनाइटिस इन मॉडर्न। तो इसका डेफिनेशन है इन्फ्लामेटरी कंडीशन, ये इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी होगी। इट इज़ द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ नेज़ल म्यूकोसा। किससे होता है, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एलर्जन। कॉजेज इसका होता है ऑटो इम्यून इम्बैलेंस। क्लिनिकल फीचर्स में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, राइनोरिया, स्नीजिंग। साइन में इसका पेल इडिमेटस नेज़ल म्यूकोसा राइनाइटिस। ट्रीटमेंट में डीकंजेस्टेंट और एंटीबायोटिक देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइनाइटिस। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए हो तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी फॉर डैट। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आयुर्वेदिक कोरिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।